कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन में स्वागत है। आप देख रहे होंगे कि इतना गर्मी है, इतना गर्मी में स्कूल कॉलेज वगैरह सभी बंद है और जितने पढ़ने वाले विद्यार्थियों के इतना गर्मी के कारण सबको बंद करना बिल्कुल जरूरी हो गया और ये जिला अधिकारी यानी कि जिला के अध्यक्ष जो हैं उनके द्वारा ये बंद किया गया है, ना कि ये ऊपर से ऑर्डर है। ये सभी जो जिला में बहुत ज़्यादा अकाल या बारिश ना हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है जिसकी वजह से। चलिए कोई बात ना, हम लोग ऑनलाइन की तरह यानी कि घर पे बैठे बैठे पढ़ेंगे। और ये तो बिल्कुल याद रखिए, ऐसा नहीं कि इतना गर्मी के कारण आप पढ़ाई छोड़ दें। हाँ, अगर दूर कॉलेज या स्कूल है, ट्यूशन अगर दूर है तो पढ़ने के लिए थोड़ा सा आप सुबह वाला टाइम या शाम वाला टाइम देखिए। दोपहर में आप घर से बाहर ना निकलें। और हाँ, शाम को मोबाइल पे बिल्कुल पढ़ना ना भूलें, ये तो बिल्कुल ज़रूरी है। चाहे दिन में भी आप घर पे रहें तो बिल्कुल पढ़ते रहें। आप हमसे सहायता लें, ऑनलाइन के सहायता से अगर ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली ऑफलाइन की सहायता अगर बिल्कुल नज़दीक में अगर हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। बिल्कुल हम आप सब साथ में हैं। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 2 नंबर एक्सरसाइज है जो बायोलॉजी का है, कक्षा 10 या नियंत्रण और समन्वय। और इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव लेकर के हैं और ऑब्जेक्टिव आपके लिए एकदम धमाकेदार होने वाला है। जितना ऑब्जेक्टिव आपका इस एक्सरसाइज का होगा, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर कराया जा रहा है। और बिल्कुल याद रखेंगे, इसमें आपको मेरे इच्छा से दिया हुआ है वो, यानी कि हम जो खोज करके निकाले हैं वो भी आपका ऑब्जेक्टिव मिलेगा। साथ में आपको जो मॉडल सेट में मिलता है, क्वेश्चन बैंक में जो कभी पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन और एनसीईआरटी का ऑल टू ऑल क्वेश्चन इसमें आपको मौजूद है। तो इसलिए आप टोटल लास्ट वीडियो एकदम देखने के लिए बिल्कुल ना भूलें, लास्ट तक क्वेश्चन बिल्कुल एकदम बने रहेंगे। और साथ ताकि आपको एग्जाम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन अगर मिले तो सारे के सारे क्वेश्चन आपका क्लियर होगा इस एक्सरसाइज में। क्लियर? तो ये पर एकदम एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी आपको देते रहते हैं। और हमारे चैनल पे एकदम लास्ट तक बने रहने के लिए, एग्जाम तक आपको बने रहने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स और रिलेटिव हैं उन सभी के साथ में आप शेयर कीजिएगा, ताकि हम सबसे आप जुड़ें और जुड़ करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं और आपका भी पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल हम लास्ट तक बने रहेंगे। और हाँ, लास्ट तक बने रहेंगे, सारे के सारे नोट्स पीडीएफ के साथ साथ आपको हर प्रकार के हर एक चीज़ सुविधा आप सबको प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसलिए हमारे आपको बिल्कुल यूट्यूब चैनल है उससे जुड़िए, साथ में टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़िए, व्हाट्सअप चैनल और ग्रुप आपको मिलता है उन सभी से बिल्कुल जुड़िए। हमारे साथ से सारे जितने सोशल मीडिया अकाउंट हैं उन सभी से बिल्कुल बने रहेंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे एकदम सारे के सारे एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराते चलेंगे। इसलिए पहला नंबर ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे और पहला नंबर ऑब्जेक्टिव आप सबके सामने बिल्कुल मिल रहा है। और देखिए पहला नंबर ऑब्जेक्टिव आपका किस प्रकार का है। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव जो है कहता है कि हार्मोन स्रावित होता है। बताइए, आपको ऑप्शन में देना है कि हार्मोन, देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन जो है स्रावित होता है। कहां से? पहला ऑप्शन अंतःस्रावी ग्रंथि से, दूसरा ऑप्शन कहता है बहिःस्रावी ग्रंथि से, तीसरा ऑप्शन कहता है नलिका ग्रंथि से और चौथा ऑप्शन जो कहता है कि इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि हार्मोन आखिर स्रावित इनमें से किससे होता है। तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है इसका पहला नंबर हो रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन क्या होता है? स्रावित होते हैं। बिल्कुल आप लोग एकदम क्लियर करते चलेंगे। एक नंबर आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल एकदम सही जवाब आता है और एक नंबर यानी कि ए नंबर ऑप्शन को लॉक लगा चलेंगे कि हार्मोन जो है स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि से। बिल्कुल आपको बताते हैं कि हार्मोन है 3 जगह से स्रावित होते हैं। ये तंत्रिका तंत्र में होता है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और नलिका जो होता है उससे भी। लेकिन आप हम लोग को इतना जानते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और दोनों को मिश्रण जो होते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मिश्र स्रावी ग्रंथि। अब अंतःस्रावी ग्रंथि जो अंदर वाले हार्मोन होते हैं वो स्रावित होते हैं, बाहर जो निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो स्रावित जो होते हैं, या बाहर से जो दिखने वाले जो चीज होते हैं वो जो स्रावित होते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि से होते हैं। और जो दोनों से काम क्रिया करते हैं वो हम लोग को मिश्र ग्रंथि बोलते हैं ना, मिश्र स्रावी ग्रंथि। मिश्र स्रावी ग्रंथि में आपको अग्नाशय आता है, जो अग्नाशय में होने वाले जो ग्रंथि होते हैं, श्रावण होना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र स्रावी ग्रंथि बोलते हैं। लेकिन हार्मोन जो होता है ये हमें अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। अगर बात आए कि बहिःस्रावी ग्रंथि से क्या क्या स्रावित होता है, तो हम लोग को पसीना जो बहता है, जो बाहर दिखे, बाहर की तरफ जो होता है उसे बहिःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। तो बहिःस्रावी ग्रंथि यानी जो बाहर दिखे, आंसू हमारा आता है या हमारा जो लार की बात करें, लार आता है कान से निकलने वाला, नाक से निकलने वाले, जो हमारे जो बाहर दिख रहा हो
उसको हम लोग बहिःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, जो बाहर दिखाता है। और जो हमारे शरीर के अंदर ही अंदर अगर श्रवण करता है उसको हम लोग बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। क्लियर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बिल्कुल प्रस्तुत है कि ग्वाइडर तथा घेंगा पनपता है। पनपता मतलब ये होता है कौन से बीमारी हो, एक घेंगा रोग जो है ये कहाँ पे होता है, किस चीज के कमी से होता है। आपको बताना कि ग्वाइडर अथवा घेंगा जो रोग है ये होता है किस के कमी से होता है। चीनी की कमी से होता है, आयोडीन के कमी से होता है, रक्त की कमी यानी ब्लड खून के कमी से होता है, या मोटापा से होता है। आप अगर मान लीजिए हमारे शरीर मोटा हो जाता है तब हमें घेंगा रोग होता है, या चीनी के कमी से यानी कम चीनी खाते हैं तब जो हमें घेंगा रोग होता है, या आयोडीन के कमी से होता है, या रक्त यानी कि ब्लड खून के कमी से हमें घेंगा रोग होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा ये बीमारी जो घेंगा रोग का जो बीमारी है, घेंगा रोग किस चीज के कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, आयोडीन के कमी से। किससे, आयोडीन के कमी से घेंगा रोग होता है। क्लियर। चलिए बहुत अच्छे, आप सभी का जवाब बिल्कुल हम क्लियर होते जाएगा। तब एक टोटल क्वेश्चन लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा। हाँ, इसमें हो सकता है कि आपको आधा से ज्यादा आपको याद हो। और ये भी याद रखिए, अगर आप लोग पहले वाले जो वीडियो है थ्योरी हो या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है वो सारे अगर नहीं देखे हो तो वो वीडियो जरूर जा करके देखिए। बिल्कुल आप सबको अगर वो वीडियो देख के आइएगा तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव का लगभग में 80 से 90% बिल्कुल टॉप लेवल पर आप मारिएगा। 2-4 क्वेश्चन अगर बचता है उसको हम आपको यहाँ पर क्लियर करा चलेंगे और सारा का सारा 100% आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ये आप देख लिए कि ग्वाइडर अथवा घेंगा जो रोग है वो किस चीज के कमी से होता है, तो आयोडीन के कमी से, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे और तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है थायरोक्सिन का स्रवन कहाँ होता है। थायरोक्सिन का जो स्रवन होता है वो कहाँ होता है। पहला ऑप्शन कहता है थायराइड में, यकृत में, वृक्क में, या वृषण में। थायरोक्सिन जो है वो आपको नाम से पता चल रहा है, थायरोक्सिन का स्रवन होता है कहाँ होता है, तो थायराइड में होता है। ये बिल्कुल आपको देखते देखते बिल्कुल पता चल रहा होगा कि नाम भी लगभग में सेम टू सेम जैसा मिल रहा है कि थायरोक्सिन थायराइड में बिल्कुल स्रावित होता है ना। तो थायरोक्सिन जो नाम का हार्मोन है वो कहाँ, थायराइड में क्या होता है, स्रवन यानी कि निकलता है। तो ए नंबर इसका बिल्कुल आंसर कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी चौथे नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है मानव में डायलिसिस थैली होता है। मानव में जो डायलिसिस थैली होता है वो कहाँ पे होता है, वो क्या होता है, कौन होता है। पहला ऑप्शन है नेफ्रॉन में होता है, दूसरा ऑप्शन है न्यूरॉन में होता है, तीसरा ऑप्शन कहता है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, चौथा ऑप्शन कहता है कि कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना है कि मानव में डायलिसिस थैली बताइए कहाँ पे होता है। तो मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होता है, ये हमारा नेफ्रॉन में होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, नेफ्रॉन में होता है। मानव में डायलिसिस जो थैली है वो नेफ्रॉन में, यानी ए नंबर जो है कंप्लीट आता है। क्लियर। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 5वां नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने एकदम आता है जो कहता है कि भोजन का पचना जो है किस प्रकार का क्रिया है। भोजन हमारे, मान लीजिए भोजन हम लोग खाते हैं और हमारा पेट में जो भोजन है पचने का काम करता है, यानी पच जाता है। अब बताइए पचता है एक कौन सा अभिक्रिया है जिसकी वजह से भोजन पचता है। पहला ऑप्शन कहता है उपचयन अभिक्रिया होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा, अपचयन अभिक्रिया, या विस्थापन अभिक्रिया होगा। तो आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए उपचयन अभिक्रिया होगा। क्या, उपचयन अभिक्रिया, यानी पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल कंप्लीट आता है। भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। क्लियर। चलिए बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आता है कि भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया होगा। क्लियर। चलिए अब ए हम लोग क्लियर होगा तो हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किए जाते हैं। आप देखे होंगे कि जो ठेला पर फल बेच रहे हो या सब्जी के दुकान हो या फल फलहरी वाला जो दुकान है, फ्रूट शॉप के पास आप जाइएगा तो आप जो फल बेचने वाले, जो कोई ऐसे फल होते हैं जो से आपको बागान से या बगीचा से कच्चा लिया जाता है और कच्चा लाने के बाद में वो अपने दुकान पे या अपने घर पे जो होता है, अपने जो भंडारण जो होता है वहां पर जाकर के उसको पकाने का काम करता है और तब जाकर के पकाएगा और पका करके उसको बेचता है, लाता है यानी कि कच्चा और यहाँ ला करके पका हुआ करके यानी पका करके बेचता है। तो जो भोजन फल को जो पकाने का काम करता है वो किसी प्रकार का हार्मोन की तरह होता है, एक हार्मोन होता है जो भोजन फल को पकाने का काम करता है। तो जो फल विक्रेता होते हैं, तो बताइए कि कौन सा पादप का नियंत्रण है वो फल बेचने वाले के द्वारा उपयोग किया जाता है।
यानी कौन सा पादप का नियंत्रक है, यानी हार्मोन है जो फल बेचने वाले यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है कि एसिड यानी कि अम्ल, दूसरा ऑप्शन है जिबरेलिन्स, तीसरा ऑप्शन है कि इथाइलिन और चौथा ऑप्शन है ऑक्जिन, है ना। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। इथाइलिन नाम का एक हार्मोन है, यानी पादप नियंत्रक इसको कह सकते हैं कि पादप नियंत्रक है जो फल बेचने वाले द्वारा इसको यूज किया जाता है ना। तो इसको यूज कौन करता है, यानी इथाइलिन को करता है। फल बेचने वाले क्या यूज करते हैं, इथाइलिन को करते हैं। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और अगला नंबर जो क्वेश्चन आता है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। कहता है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। बताइए हमारे शरीर का कौन सा ऐसा संरचना है जो उद्दीपन के पहचान कराता है। पहला ऑप्शन है ग्राही, दूसरा ऑप्शन कहता है प्रभावी प्रभावक, और तीसरा ऑप्शन है उत्तरदायित्व, और चौथा ऑप्शन जो कहता है बेचैनी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा बिल्कुल सही जवाब आपका आएगा कि वह संरचना होगा, कौन सा ऐसा संरचना है जो उद्दीपन की पहचान कराती है। आपको पता होना चाहिए कि उद्दीपन किसको कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर होने वाले जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग उद्दीपन कहते हैं। जैसे हम लोग कोई अचार वगैरह खाए या किसी भी चीज को अगर देख के और खा ली, और खाने के या हो सकता है किसी चीज को देख करके हमारे अंदर जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है या उत्तेजना जो जगता है, उसी को हम लोग उद्दीपन कहते हैं। और उद्दीपन बताइए किसके वजह से होता है, कौन सा संरचना है जो उद्दीपन का पहचान करवाता है। ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व या बेचैनी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये हमारा हो जाएगा ग्राही। यानी ग्राही जो होता है, हमारे पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर 5 ऐसे मुख्य जो क्या है, ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 5 जो है जो हमारे किसी भी चीज को देख करके और अंतर्ग्रहण करता है, उसको क्या करता है, ग्रहण करता है, और ग्रहण करके और हमारे दिमाग को भेजा जो है इसको पास संकेत सूचना को पहुंचाता है, और ये सूचना को पहुंचा करके इसके अंदर जो कुछ परिवर्तन लाने का काम करता है। क्या करता है, परिवर्तन लाने का काम करता है। और ये जो परिवर्तन लाने का काम करता है, एक ग्राही जो है सूचना को भेजने का काम करता है, यानी ग्रहण करता है, और सूचनाओं का ग्रहण करके हमारे शरीर के अंदर उद्दीपन लाता है, और उद्दीपन जो है पहचान कराती है। तो उद्दीपन को जो पहचान कराने वाला होता है जो ग्राही हमारा करता है, तो ग्राही हम लोग मारेंगे, यानी कि 7वां नंबर क्वेश्चन का ग्राही बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी 2 प्रकार की होती है। आपको बताना है कि हमारे शरीर के कौन सा ऐसा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, यानी कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का श्रवण करता है, उसको हम लोग मिश्रित स्रावी ग्रंथि कहते हैं। और बताइए कि इनमें से कौन है जो मिश्रित स्रावी ग्रंथि का उदाहरण आपका मिलता है। अग्नाशय होगा, थायराइड होगा, या पैराथायराइड होगा, या पिट्यूटरी होगा। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों स्रावी के प्रकार होते हैं, यानी दोनों स्रावी का ग्रहण करते हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रहण भी करते हैं और बाह्यस्रावी भी श्रवण करते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि अग्नाशय, थायराइड या पैराथायराइड है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। इसका सही जवाब जो होगा ए नंबर ऑप्शन जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, अग्नाशय। अग्नाशय एक ऐसा थायराइड है ग्रंथि है जो बिल्कुल अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों का उदाहरण, यानी कि मिश्र स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगा चलेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन। और 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है। देखिए वृक्क अगर बात करें, देखिए अगर इस तरह से हम लोग माने कि इस तरह से होता है और यहाँ से ऐसे करके इस तरह से होते हैं, है ना, तो ये हमारा जो किडनी की तरह वृक्क जो ऐसे इस तरह से होता है। अब बताना है आपको कि इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों ओर ऊपर की तरह बिल्कुल स्थित होता है। बताइए ऊपर की तरह जो स्थित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोनेडस कहते हैं, या पिट्यूटरी बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं, या एड्रीनल बोलते हैं। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब होगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर जो ऊपर से जो स्थित होता है ये ऊपर स्थित होता है। गोनेडस होता है, पिट्यूटरी होता है, अग्नाशय होता है, एड्रीनल होता है। तो ये हमारा राइट आंसर जो होगा ए डी नंबर ऑप्शन, यानी चौथे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी एड्रीनल कह सकते हैं। क्या हो सकता है, एड्रीनल। तो एड्रीनल आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, तो एड्रीनल पे बिल्कुल लॉक लगा चलेंगे। अगला अगर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 10 नंबर क्वेश्चन कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। जीवों में ध्वनि, पता है ना कि हम सभी जीव हैं जो ध्वनि को, आवाज को सुनने के लिए कान हमारा होता है, और इससे हम लोग
ध्वनि को, आवाज को सुनने का काम करते हैं। अब हमारे अंदर जो आवाज सुनते हैं और इसको ग्रहण करते हैं, ध्वनि को यानी आवाज को ग्रहण करते हैं, उसको बताइए उस संवेदी अंग को क्या कहते हैं। तो हम लोग ऐसे अगर बात करें तो हमारा कान होता है बाहर से, लेकिन बाहर से कान होता है ना, अंदर वाले जो भाग है उसका आपको नाम बताना है। प्रकाशग्राही कहेंगे या कहता है ग्रहणग्राही कहेंगे, श्रवणग्राही कहेंगे या स्पर्शग्राही कहेंगे। देखिए प्रकाशग्राही जो होता है वो प्रकाश को ग्रहण करता है, नाम से सुनिए ना प्रकाशग्राही, तो प्रकाश को ग्रहण करने वाले को हम लोग प्रकाशग्राही कहते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है ग्रहणग्राही, है ना। अब ग्रहणग्राही जो है वो ग्रहणग्राही बिल्कुल अलग होता है, जो ग्रहण का ग्रहण यानी कह सकते हैं कि आवाज का ग्रहण करना, ग्रहणग्राही जो ग्रहण का ग्रहण करता है, और श्रवणग्राही है स्पर्शग्राही। स्पर्शग्राही जिसको हम लोग कह सकते हैं जिसको किसी चीज को स्पर्श किए और उसको ग्रहण करता है, तो उसको हम लोग स्पर्शग्राही कहते हैं। और हमारे शरीर के अंदर बात करें तो 5 गो ऐसे हैं जो क्या है, स्पर्श इंद्रियां कह सकते हैं, या हमारे अंतःग्रहण करने का इंद्रियां होता है, जो 5 गो होते हैं ना। तो इसमें हमारा जो सबसे पहले आता है प्रकाशग्राही, जो हम लोग आंखों से देखते हैं, जो प्रकाश का ग्रहण करता है, और वो कान से सुनते हैं, एक नाक से सुनते हैं। तो ये ग्रहणग्राही है, वो हम लोग जो नाक से सुनते हैं ना, जो किसी चीज का सुगंध खुशबू लेते हैं, तो खुशबू का ग्रहण करता है ग्रहणग्राही। और जो किसी चीज को देखते हैं, प्रकाश है जो देखने का काम करता है, तो जो किसी चीज को देखते हैं वो प्रकाशग्राही होता है। किसी चीज को अगर बात करें कि महसूस करते हैं, यानी कि सूंघ करके नाकों से मतलब खुशबू हो या किसी बदबू वगैरह को हम लोग करते हैं, तो एक ग्रहणग्राही करता है। और एक होता है स्पर्शग्राही, जो हम लोग को छू करके ग्रहण करते हैं, तो उसको हम लोग स्पर्शग्राही करते हैं, जो हमारा त्वचा करता है। ये श्रवणग्राही है, जो ध्वनि यानी आवाज को ग्रहण करता है, उसको हम लोग कहते हैं कि श्रवणग्राही, यानी क्या बोलेंगे, श्रवणग्राही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवणग्राही, बिल्कुल याद रखेंगे। और ये आपका तीसरा नंबर ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इसमें यही याद रखेंगे कि जीवों में जो ध्वनि का ग्रहण करने के लिए जो संवेदी अंग होता है वो श्रवणग्राही है। प्रकाश जो होता है वो प्रकाशग्राही बिल्कुल हम लोग देखने का काम करते हैं, जो प्रकाश को ग्रहण करता है। और ये हमारा आंख होता है, उसके हमारा नाक जो होता है वो ग्रहणग्राही होता है, जो खुशबू या सुगंध का ग्रहण करता है। और श्रवणग्राही जो आवाज का ग्रहण करता है, जो नाक द्वारा होता है। और स्पर्श द्वारा जो हम लोग करते हैं, जो अधिक करके छू करके, तो वो हमारा स्पर्शग्राही होता है, जो छू करके किसी चीज को, मान लीजिए ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, ये हमें बिल्कुल त्वचा जो है ये हमारा अच्छी करता है। तो ये हमारा हो गया। साथ में एक और ग्राही होता है, जो हमारा जो स्वाद कन्या यानी स्वाद को ग्रहण करता है, उसको हम लोग स्वाद कह सकते हैं, या कलिका ग्राही कह सकते हैं। जो स्वाद के जो कलियों पे जो लगा होता है वो हमारा ग्रहण करता है, जो स्वाद को ग्रहण करता है। तो वो हमारे यानी कि 5 होते हैं, तो 5वां आपका है। अब इसमें से हमारा यहाँ तक हो गया कि जो जीवों में ध्वनि का यानी आवाज का ग्रहण करता है उसे हम लोग श्रवणग्राही कहते हैं। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। और ये 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि वृक्क के ऊपर स्थित होते हैं उसे अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन से इसमें है जो अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब वृक्क अभी दिखाया कि वृक्क इस प्रकार से, मान लीजिए कि इस प्रकार से होता है, दोनों तरफ से इस तरह से ऐसे होते हैं। अब इसमें तो दोनों तरफ से हम लोग जाने हैं कि दोनों की इस तरह से होते हैं। अब ये तो हो गया वृक्क। अब वृक्क के स्थित ऊपर यानी दोनों ऊपर जो स्थित इस तरह से जो रहते हैं, अब बताइए कि स्थित ऊपर जो अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाता है। अब बताइए कि अंतःस्रावी ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, कौन से ग्रंथि नाम जानते हैं। पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, अर्थात पिनियल ग्रंथि कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, या नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा अधिवृक्क, वृक्क के ऊपर अधि हो जाए, वृक्क को अधिक यानी अधिवृक्क हो जाता है। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि वृक्क के ऊपर जो स्थित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो ये हमारा अधिवृक्क आता है। कौन आता है, अधिवृक्क। तो हम लोग सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगा चलेंगे, सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब आता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। और ये हमारा क्वेश्चन आता है 12, कहता है कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं यानी करते हैं। बताइए इनमें से कि अधिकांशतः इनमें से कौन सा चीज है पादप नियंत्रक है जो उत्पन्न होते हैं, बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, या फ्लोएम की संवहनी नलियों पर, या ए और बी दोनों। तो आपको कहता है कि अधिकतर पादप का नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। बताइए बढ़ते तना, आपको देखिएगा पेड़ पौधों में तने जो होते हैं, तना के सबसे ज्यादा जो बढ़ने वाला काम करेगा, तो सबसे ज्यादा तना के जो सबसे ऊपरी भाग जो शीर्ष होते हैं वो होता है बहुत ज्यादा बढ़ता है। और साथ में ये जड़ जो है, बढ़ती हुई जड़ के अग्रभाग यानी जड़ का भी अग्रभाग होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ती है।
तो ये दोनों का नियंत्रण करता है, अधिकतर पादप करते हैं। ऐसा नहीं कि एक दो पादप का नियंत्रण या एक दो हार्मोन ऐसे हैं जो ये दोनों का पर नियंत्रण करते हैं, नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मेन काम होता है जड़ को बढ़ाना और पेड़ को बढ़ाना, क्योंकि पेड़ जब तक जिंदा रहता है तब तक वो बढ़ते रहता है, ना कि उसका हाइट एकदम जा करके रुक जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। हम लोगों का ऐसा है कि 18 साल से 20 साल या 25 साल होते होते हमारा हाइट एक समय ऐसा आता है कि हमारा हाइट बिल्कुल रुक जाता है। कहा जाता है ना कि हम लोग जब किशोरावस्था में, जब बचपन से जब जन्म लेते हैं, तब से हमारा 11-12 साल तक हमारा हाइट तो थोड़ा मात्रा में बढ़ता है, लेकिन जब किशोरावस्था में जैसे प्रवेश करते हैं तो हमारा हाइट जो है एकाएक वृद्धि करने लगता है और 18 वर्ष तक खूब वृद्धि करेगा। 18 वर्ष के बाद ये हमारा बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, या थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन 25-26 साल के एज में बिल्कुल स्टॉप, रुक जाता है, बढ़ना बिल्कुल बंद कर देता है। लेकिन पेड़ पौधों में जब से इसका बीज उत्पन्न होता है, पनपता है, तब से लेकर के और इसके सूखने तक, यानी कि मृत्यु होने तक इसमें वृद्धि ही वृद्धि होते हैं। आप काटते जाइए वृद्धि करते जाए, काटते जाइए वृद्धि करते जाएगा। अब उसी में आपको बताना है कि अधिकांशतः ऐसे भाग होते हैं, ऐसे हार्मोन होते हैं जो इसको वृद्धि करने में काम करते हैं। कौन कौन सी वृद्धि करता है? तो इसका तना को वृद्धि करता है और इसके जड़ को वृद्धि करता है। तो ए और बी जो होगा, ये दोनों इसका राइट आंसर है, यानी कि आप कह सकते हैं कि डी नंबर जो है इसका सही जवाब होगा। क्या? डी नंबर, जो ए और बी दोनों, यानी कि इसके तने को वृद्धि करता है और इसके जड़ को भी वृद्धि करने वाले अधिकांशतः होते हैं हार्मोन, जो तना और वृद्धि दोनों का वृद्धि करता है। मान लीजिए एक हार्मोन अगर वृद्धि करता हो और एक हार्मोन अगर रहेगा ही नहीं, तो उसका फिर पेड़ का अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं, यानी कई सारे कह सकते हैं, मतलब 2-4 हार्मोन ऐसे हैं जो इसको वृद्धि करने में, तना को और जड़ दोनों को वृद्धि करने के लिए काम आता है। इसीलिए हम लोग अधिकतर पादप हार्मोन जो होते हैं नियंत्रण करते हैं क्या चीज का? जड़ को और तना दोनों को। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और 13 नंबर क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आ गया। क्या? कि बीज रहित, यानी वैसे आप फल का नाम बताइए जिसमें बीज नहीं होता था। बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। अब बताइए कि वैसा फल जिसमें बीज होता ही नहीं है, उस फल को बनने को हम लोग क्या कहते हैं? जो बीज रहता ही नहीं है उस फल को क्या कहेंगे? तो कहता है कि अनिषेच फलन कहेंगे, या अनिषेचक। देखिए, अनिषेचक फलन या अनिषेचक अंडपी या अग्र प्रभाविकता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर, यानी सही जवाब आपको देना है कि बताइए कि बीज रहित, यानी बिना बीज वाले फल जो बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग होते हैं अग्र प्रभाविकता। क्या बोलेंगे? अग्र प्रभाविकता बोलेंगे। यानी वैसे फल जिसमें बीज होता ही नहीं उसको हम लोग अग्र प्रभाविकता बोलेंगे। क्लियर? तो सी नंबर ऑप्शन इसको लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन लिखिए, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? बताइए, इनमें से कौन ऐसा हार्मोन है जो पादप हार्मोन है? इंसुलिन या थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पादप हार्मोन है? तो बताना है आपको कि पादप हार्मोन। बाकी सारे के सारे आपको मिल जाएंगे जो जंतु हार्मोन है, लेकिन आपको साइटोकाइनिन जो है ये बिल्कुल पादप हार्मोन में गिनती आता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे। हम लोग जैसे अगर थ्योरी वाला क्लास किए होंगे तो उसमें पादप हार्मोन का अलग से पढ़ा दिए थे, जो पहले नंबर आपको पार्ट में जो था थ्योरी का उसमें बता दिए थे, लेकिन सेकेंड नंबर से हम लोग जंतु हार्मोन के बारे में बात किए थे। और जंतु हार्मोन और पादप हार्मोन दोनों हार्मोन के बारे में जानना जरूरी है। अब पादप हार्मोन इनमें से कौन है? तो साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन में आता है, गिनती होता है। तो डी नंबर इसको लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन आपको इस प्रकार है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य मतलब बीच खाली स्थान को कहते हैं। बताइए, दो तंत्रिका कोशिका के बीच वाला जो खाली स्थान होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? दुम्बिका कहते हैं, सिनेटिक्स दरार कहेंगे, या कहते हैं एक्सोन कहेंगे, या आवेग कहेंगे। तो आपको बताना है कि दो, मान ली एक तंत्रिका कोशिका ये है और एक तंत्रिका कोशिका है, और दोनों तंत्रिका कोशिका के बीच में जो खाली स्थान, जो दरार होता है, जो भाग में जो दरार, जो खाली जगह होता है, इस खाली स्थान को क्या कहेंगे? दुम्बिका कहेंगे, सिनेटिक्स दरार यानी सिनेप्स कहेंगे, एक्सोन कहेंगे, आवेग कहेंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हमारा बी नंबर ऑप्शन, सिनेटिक्स दरार या सिनेप्स कहते हैं। जो बीच वाला भाग होता है, जो दरार वाला भाग है, बीच वाला, दो तंत्रिका कोशिका के बीच में जो खाली स्थान है, इसे हम लोग सिनेप्स या सिनेटिक्स दरार कहते हैं। क्लियर? तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन क्लियर कंप्लीट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और अगला नंबर क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क मतलब हमारा जो दिमाग है, खोपड़ी वाला भाग, माथा वाला भाग, ये मस्तिष्क किस चीज के लिए उत्तरदायी है?
सोचने के लिए। बताइए हमारा जो दिमाग है किसके लिए काम करता है? सोचने के लिए काम करता है, सोचने के लिए हमारा दिमाग है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि हृदय स्पंदन के लिए, हृदय का स्पंदन यानी हृदय जो है ये धड़कने के लिए काम करता है, यानी हृदय धड़कने के लिए हमारा दिमाग है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, हमारा पूरे बॉडी का जो नियंत्रण मैनेजमेंट करता है ये हमारा जो है कंट्रोल करता है, वो दिमाग करता है। अब बताइए किस काम के लिए है? या उपरोक्त सभी मतलब ये सारे सभी है। कहता मस्तिष्क जो है किस चीज के लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, या शरीर के पूरे बॉडी का कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए। इनमें से कोई नहीं, कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा सब चीज हो जाएगा, है ना। यानी उपरोक्त तो सभी कह सकते हैं कि ऊपर का सभी, यानी सोचने के लिए भी जरूरी है और हमारे हृदय का स्पंदन करने के लिए, आप पूरे बॉडी पे कंट्रोल करने के लिए ये बिल्कुल जरूरी है। कौन? यानी मस्तिष्क, है ना। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगा चलेंगे। अगला देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, कहता है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? आपको बताना है कि इनमें से बताइए बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? रासायनिक समन्वय पाया जाता है, तंत्रिका समन्वय पाया जाता है, उपरोक्त दोनों यानी रासायनिक और तंत्रिका दोनों पाया जाता है, और अगला है कि इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्नलिखित में से मतलब नीचे हुए लिखे हुए इनमें से कौन सा समन्वय पाया जाता है? तो देखिए बहुकोशिकीय जीवों में दोनों प्रकार का समन्वय पाया जाता है, एक तो रासायनिक समन्वय और एक होता है जो तंत्रिका समन्वय। ये दोनों प्रकार के समन्वय पाया जाता है। तो ये आप लिखेंगे सी नंबर ऑप्शन को, है ना, कि ए और बी दोनों आपका बिल्कुल सही, उपयुक्त मतलब ऊपर के दोनों बिल्कुल सही होंगे। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगा चलेंगे कि सी नंबर ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही जवाब आता है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो रासायनिक समन्वय ही पाया जाता है और तंत्रिका समन्वय पाया जाता है, यानी उपयुक्त मतलब ऊपर के सभी दोनों जो है बिल्कुल सही जवाब आएगा। क्लियर? चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा ये आता है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है तंत्रिका कोशिका के बारे में कि तंत्रिका कोशिका जो है वो कितने प्रकार के आते हैं। तो तंत्रिका कोशिका एक प्रकार के, दो प्रकार के, तीन प्रकार के या चार प्रकार के? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीन प्रकार के आते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तंत्रिका कोशिकाएं तीन प्रकार के होते हैं, यानी सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब आएगा। क्लियर? ऑब्जेक्टिव है बहुत अच्छे से। अगला नंबर देखेंगे, यानी 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? अब बताइए कि प्रतिवर्ती चाप आखिर कहाँ बनते हैं? आपको पता है प्रतिवर्ती चाप किसको बोलते हैं? प्रतिवर्ती चाप जो बिना सोचे समझे ऐसे ही जो कर देते हैं उसको प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा मतलब बिना सोचे समझे हम कर दे, यानी कि ऐसा भी कर सकते हैं कि अचानक घटने वाला जो घटना होता है उसको हम लोग प्रतिवर्ती चाप कर सकते हैं। अब इसमें मेरुरज्जु होता है या मस्तिष्क होता है, पेशीय ऊतक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो ये हमारा सही जवाब होगा मेरुरज्जु में। कहाँ बनता है? मेरुरज्जु बिल्कुल इसका सही जवाब होगा कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरुरज्जु में बनता है। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगा चलेंगे कि ये नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? पता है शरीर का जो प्रधान नियंत्रक ग्रंथि, इसी को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। अब बताइए कि मास्टर ग्रंथि के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग को याद होगा क्योंकि इसको VVI में आप लोग को लिखाए थे, और बहुत अच्छे से इसको याद भी कीजिएगा कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, या शरीर के मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? यानी हमारे शरीर के कौन सा ऐसा ग्रंथि है जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? कहता है जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ए आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि राइट आंसर आता है। तो पीयूष ग्रंथि जो है बिल्कुल सही जवाब आएगा कि शरीर का मास्टर ग्रंथि या प्रधान नियंत्रक ग्रंथि जो है ये पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, और पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि तो है, तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगा चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। बताइए कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, ये क्या होती है? कौन है? नलिका विहीन होते हैं, नलिका युक्त होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई। नलिका विहीन मतलब बिना नलिका के, इसमें कोई नली वगैरह नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरा ऑप्शन कहता है कि नलिका युक्त मतलब नलिका मतलब नली होता है, पाइप होता है, तो उसे अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि में, या दोनों मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका विहीन भी होता है और नलिका युक्त भी होता है, और इनमें से कोई मतलब इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताते हैं कि अंतःविहीन है ना अंतःस्रावी ग्रंथि,
अंत मतलब अंदर वाले स्रावी ग्रंथि। अब बताइए हमारे शरीर के जो अंदर स्रावी ग्रंथि होगा तो उसमें नली यानी पाइप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आप खुद बताइए, क्योंकि ये दोनों की बात तो बाद में करेंगे, हम लोग ये दोनों की पहले बात करते हैं। मान लीजिए अगर कोई खेत हो और खेत के अंदर ही बोरिंग हो, है ना, पीएचई लगा हुआ हो, पंप लगा हो, यानी ट्यूबवेल लगा हुआ, मोटर लगा हुआ हो, और उसी खेत को पटाना हो जिस खेत में मोटर है आपको सेट किए हुए हैं, यानी पंप सेट किए हुए। अब उसी खेत को पटाने के लिए आपको पंप की जरूरत पड़ेगा, यानी कि नली का जरूरत पड़ेगा। तो आपको जरूरत अगर पड़ेगा तो आप लिखेंगे कि हाँ, नहीं जरूरत पड़ेगा था ना, तो हमें तो बिल्कुल अच्छे से याद है कि आप लोग बिल्कुल पूरी तरह से समझ गए हो कि अंदर अगर खेत के अंदर में ही, अगर हमारे शरीर के अंदर में ही अगर कोई चीजें चाहिए तो हमें किसी प्रकार के कोई भी नली की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल नलिका विहीन होता है। अगर जरूरत पड़ेगा कब, जब खेत से बाहर का अगर कोई पटवन करे, खेत से बाहर वाले खेत को, यानी उस खेत से बाहर और दूसरे खेत में अगर पटवन करते हैं तब हमको पाइप की जरूरत पड़ता है, तो उसी को हम लोग कहेंगे नलिका युक्त, है ना, जिसमें नलिका। ये बिल्कुल याद रखेंगे, हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका विहीन मतलब बिना नलिका के, विहीन मतलब होता है बिना नलिका के, तो यानी कि बिना नलिका के आप अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है तो नलिका विहीन हो जाता है। और जब बाह्य स्रावी ग्रंथि देखेंगे तब बाह्य स्रावी ग्रंथि में क्या होता है, यानी कि नलिका के जरूरत पड़ता है, कौन में, बाह्य स्रावी ग्रंथि में। तब बाह्य स्रावी ग्रंथि में नलिका युक्त होता है और अंतःविहीन में नलिका विहीन होते हैं। बिल्कुल आपको याद रखेंगे, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब होगा कि अंदर अगर बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका विहीन और बाह्य स्रावी ग्रंथि में नलिका युक्त। अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि तो नलिका विहीन होगा, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या होगा, यानी कि सही जवाब होगा। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे हम लोग। और अगला नंबर यानी 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 जो हमारा है वो हम लोग देखेंगे इस तरह से कि थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। बताइए कि थायराइड ग्रंथि के अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। कहता है कि अवटुबामता होता है, या अल्प क्रियता होता है, या मिक्सीडामा होता है, इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा रोग है जो इनमें से उत्पन्न होंगे, क्या, थायराइड ग्रंथि के अल्प क्रियता के कारण, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि सारे के सारे रोग जो है इसके कारण, थायराइड ग्रंथि के कमी के कारण आपको बिल्कुल, अल्प क्रियता मतलब जानते हैं, कमी, यानी कम मात्रा में कम क्रिया के कारण, अल्प माने कम होता है, क्रियता मतलब काम, यानी कम काम के कारण, यानी कम होने के कारण क्या होता है, थायराइड ग्रंथि के कम का होने के कारण ये सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यानी अवटुबामता होता है, अल्प क्रियता होता है, या बीमा होता है, या इनमें से जो सभी है तो ये सारे के सारे हो जाएगा। तो यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या होंगे, बिल्कुल सही जवाब होंगे। ये 22 नंबर क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हुआ। 23 नंबर क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। अब 23 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में बिल्कुल यहाँ आ गया। अग्नाशय द्वारा तथा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। बताइए अग्नाशय के द्वारा निम्न में से, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो स्रावित होता है अग्नाशय के द्वारा। आपको बताए थे कि अग्नाशय जो है ये मिश्रित स्रावित ग्रंथि है ना, न अंतःस्रावी ग्रंथि और न बाह्य स्रावी ग्रंथि, ये दोनों प्रकार के स्रावन करता है। तो इसको बोलते हैं मिश्रित स्रावी ग्रंथि, जो अंतःस्रावी ग्रंथि भी करता है और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों करता है, मिश्रित स्रावी ग्रंथि है। और मिश्रित स्रावी ग्रंथि द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन होता है, ग्लूकोज होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कि अग्नाशय यानी कि पेट, अग्नाशय हम लोग बोलते हैं जिस पेट में होता है, तो पेट में हम आज बात करें तो अमाशय यानी कि अग्नाशय जो होता है, तो अग्नाशय द्वारा जो हमारा होता है तो इनमें से इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों होता है। क्या होता है, इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों प्रकार का होता है। यानी कि हम लोग कहेंगे कि सी नंबर जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। अब हम लोग देखेंगे अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन। और 24 नंबर क्वेश्चन हमारा ये आता है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। यानी पेड़ पौधों के जो पत्ती होते हैं तो पत्तियों को मुरझाना, पत्ती देखिएगा पानी की कमी से या धूप ज्यादा लगने की वजह से क्या होता है, मुरझाना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो मुरझाना है वो कौन से हार्मोन की वजह से मुरझाते हैं, कौन से हार्मोन के कमी के कारण मुरझाना चालू हो जाते हैं। जिबरेलिन्स के द्वारा, साइटोकाइनिन के द्वारा, या एब्सिलिक अम्ल के द्वारा, एब्सिसिक अम्ल के द्वारा, या सही हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर,
यानी एब्सिसिक एसिड के द्वारा। क्या? एब्सिसिक एसिड यानी एब्सिसिक अम्ल के द्वारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो सी नंबर इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। आपको बताना है स्रावित होने वाला जो हार्मोन है का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। श्रवण के द्वारा, परिशुद्धन के द्वारा, अनुक्रिया के द्वारा या पुनः भरण के द्वारा। तो आपको बताना है कि इसका जो नियंत्रण है स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पुनः भरण के द्वारा। क्या हो जाएगा? पुनः भरण के द्वारा, यानी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर? तो डी नंबर ऑप्शन को लोग लगाएंगे कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। तब पुनः भरण के द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित की जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है। और जड़ का अधोगामी वृद्धि मतलब आधा गमन करने वाला जो गामी वृद्धि है वो बताना है आपको कि कौन है। प्रकाश अनुवर्तन गति, गुरुत्वानुवर्तन गति, जलानुवर्तन गति या रसायनुवर्तन गति। तो आपको बताना है कि जड़ जो है वो कौन से अनुवर्तन गति यानी कौन से क्रिया द्वारा ये वृद्धि करता है। तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल आप कैसे भी कर लीजिए, तो इसका राइट आंसर जो है ये बी नंबर होने वाला है। क्यों? क्योंकि जड़ को किसी प्रकार से भी ऐसा कहेंगे कि जल के द्वारा, तो देखिए जल तो सही बात है, लेकिन क्या आप कभी ऐसा देखे हैं कि अगर पानी ऊपर अगर रख दे तो जड़ जो है जमीन के बजाय ऊपर आना शुरू हो जाता? नहीं आता है। हाँ, पानी के जिधर से पानी रहता है उधर के ओर तो गति करता ही है, लेकिन जिधर पानी हो तो जड़ी जमीन के नीचे मार्ग ग्रहण करते हैं, नहीं कि बिल्कुल ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो सबसे राइट आंसर होगा गुरुत्वानुवर्तन गति, यानी गुरुत्वा शक्ति हमेशा नीचे की तरफ लगता है। और पेड़ पौधे के कोई भी बीज को अगर रोपिए तो उसका जड़ जो है हमेशा नीचे की ओर और उसके पत्ती जो है या तना जो है उसके विपरीत यानी ऊपर की ओर वृद्धि करना चालू होता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे प्रकाश अनुवर्तन गति के कारण क्या होता है, उसके पत्ती और डाली वगैरह जो है, जो ये और शीर्ष वाला भाग है वो ऊपर की प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। जलानुवर्तन गति मतलब जल के द्वारा, और रसायन अनुवर्तन गति जो है ये रासायनिक विधि के द्वारा क्या होते हैं, वृद्धि करता है। लेकिन प्रकाश अनुवर्तन गति के साथ, जलानुवर्तन गति के साथ और रसायन अनुवर्तन गति के साथ में आपका जड़ जो है अधोगामी वृद्धि नहीं करता। इसका जो मेन क्रिया होता है जो गुरुत्वानुवर्तन गति हो जाता है। बिन बार जलानुवर्तन गति और होगा कब? जब जल के साथ में यानी गुरुत्वाकर्षण गति का अगर साथ हो तब जाकर के यानी सबसे मेन इसमें आएगा गुरुत्वानुवर्तन गति। तो ए बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लोग लगाएंगे। अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, कहता है पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, बताइए इनमें से कौन से चीज का हिस्सा है। हमारे शरीर का जो दिमाग में होता है पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये बताइए कौन से मस्तिष्क का हिस्सा है। अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा है या प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है ये पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा है। पक्ष मस्तिष्क मतलब पीछे वाला हिस्सा मस्तिष्क का हिस्सा है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 28 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ आता है, यानी इस प्रकार हम लोग देखेंगे 28 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं। अनैच्छिक क्रिया किसको कहते हैं? जो हमारे इच्छा से नहीं होता है उसको हम लोग अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। अब हमारे इच्छा से जो नहीं होता है उसको अनैच्छिक क्रिया कहेंगे। और एक कहता है अनैच्छिक क्रिया, जो हमारे इच्छा से नहीं होता। अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब ऐच्छिक क्रिया है, और हमारे इच्छा से होने वाली क्रिया इनमें से कौन है? जो एक होगा जो हमारे इच्छा से होगा। कहता है बमन, चबाना, लार आना या हृदय का धड़कना। अब सुनिए, बमन करना क्या होता है? बमन करना को हम लोग जुआली करना कहते हैं। जो देखिएगा कोई जानवर देखिएगा बैठे रहेगा, बैठे बैठे मतलब अपने भोजन को पचाने के लिए जुआली करता रहता है, यानी अपने भोजन को चबाने शुरू करता है, तो वो जुआली करता है। वो जो जुआली होता है वो अपने वो प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है। वो जुआली आराम से बढ़ जाता है तो जुआली खुद ब खुद सोया हुआ नींद में रहेगा फिर भी जुआली करते रहता है। लेकिन ये जो चबाना है वो इच्छा के अनुसार करता है। इच्छा है तो चबाए, न तो डायरेक्टली मुंह में लिए और देखिएगा जानवरों को खाया और खा करके डायरेक्ट बिना चबाए हुए एक बार में पेट में। अब उसको बाद में जब जुआली करेगा तब उसको कतर कतर के छोटे छोटे करते हैं और तब जाकर के वो उसका भोजन पचता है। तो पचने के लिए वैसे वो जुआली होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा चबाना है ये बिल्कुल हम लोग अपने मर्जी से करते हैं, इसी को हम लोग
अनैच्छिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आता, अनैच्छिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये हमारा चबाना हो गया। साथ में लार आना, जब खाना जैसे खाना मुंह में डालिएगा आपके मुंह में लार आने लगता है, ये आपके इच्छा से नहीं होता है, ये भोजन डालना है कि लार आना है, यानी आपके इच्छा से नहीं होता, तो ये अनैच्छिक क्रिया है, ना कि ऐच्छिक क्रिया है। साथ में हृदय का धड़कना, आप कहिएगा या ना कहिए, आप जिंदा रहिएगा आपका हृदय धड़कना बिल्कुल चालू रहेगा ही रहेगा, तो ये भी आपको अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, वमन करना, लार आना और हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन चबाना जो है ऐच्छिक क्रिया है, यानी अनैच्छिक क्रिया की श्रेणी में नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगा चलेंगे और आगे नंबर यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और 29 नंबर क्वेश्चन हमारे इस प्रकार है, कहता है कि अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है। अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए इनमें से क्या आवश्यक है, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो आपको बताना है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखेंगे कि अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। सोडियम, सोडियम जो है ये अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए बहुत जरूरी, आवश्यक, यानी बहुत ज्यादा जरूरी है ना, आवश्यक है। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, और 30 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से बिल्कुल मौजूद होता है। कहता मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। हमारे दिमाग का कौन सा ऐसा भाग है जो हमारे दिमाग का कौन सा ऐसा भाग है जो हमारे शरीर के स्थिति को और इसके संतुलन को बनाए रखने में अनुरक्षण करता है, यानी कि हमारे शरीर को रक्षण करता है, रक्षा करता है। बताइए, अग्र मस्तिष्क करता है, मध्य मस्तिष्क करता है, अनुमस्तिष्क करता है, या इनमें से सभी। हमारे शरीर का कौन सा ऐसा मस्तिष्क है जो हमारे पूरे बॉडी का अनुरक्षण करता है और साथ में संतुलन को ही बनाए रखता है, हमारे शरीर को स्थिति को ही बनाए रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी अनुमस्तिष्क। क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क हमारे शरीर का एक ऐसा भाग है जो स्थिति और संतुलन का दोनों का क्या करता है, अनुरक्षण करता है। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। आगे अगर हम लोग देखें तो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। 31 नंबर क्वेश्चन को तुम कंप्लीटली ध्यान देखेंगे और इस प्रकार से है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। अब पादप हार्मोन ही है जो साइटोकाइनिन है, आपको याद रखें नहीं कि साइटोकाइनिन पादप हार्मोन में आता है। बताइए कि पादप हार्मोन में जो साइटोकाइनिन है वो किस चीज का सहायता करता है। पता है कि प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करता है, तने की वृद्धि में करता है, या पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए वृद्धि करता है, या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल याद रखेंगे कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन के लिए सहायक करता है। तो बिल्कुल पेड़ पौधों को जो अग्रभाग होते हैं, आगे वाला भाग, उसका सहायता करता है, यानी कि प्ररोह के अग्रभाग के लंबाई में वृद्धि करता है। याद है, जो तना वगैरह जो होते हैं इन सबको जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है उसका वृद्धि करता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिए, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, वो प्ररोह के अग्रभाग के लंबाई में वृद्धि करने के लिए सहायक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि अनुकुंचन गति किस पौधे पर परमाणित की जाती है। अनुकुंचन गति जो है ये पौधे के किस भाग पे क्या करता है, परमाणित करता है। किस पौधे पर परमाणित करता है, छुई मुई के पौधे पर प्रमाणित करता है, या धृत कुमारी पौधे पर अधिक प्रमाणित करता है, सिद्ध करता है, कैंडुला पर करता है, या कैक्टस पर करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये छुई मुई, यानी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। आप छुई मुई पौधे को देखिएगा, छुई मुई पौधे को अगर हमारे देहात में अगर बात करें तो इसे लजौनी घास भी हम लोग जानते हैं। ऐसे हमारे बिहार के कुछ एरिया में लजौनी घास कहते हैं, कुछ छुई मुई कहते हैं, कुछ एरिया में शायद कुछ अलग नाम से जाना जाता हो, लेकिन हमारे तरफ इसको हम लोग छुई मुई को लजौनी घास के नाम से जानते हैं। एक घास, एक प्रकार की घास की प्रजाति है जिसको हम लोग लजौनी घास बोलते हैं, और ये हमारे देहात में यानी गांव वाले जो जगह है वहाँ पर अच्छे तरह से इसको देखा जा सकता है। कहता है कि अनुकुंचन गति किस पौधे पर परमाणित की जाती है, और यह आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा छुई मुई, है ना। क्या हो जाएगा, छुई मुई, जो अनुकुंचन गति के लिए परमाणित करता है, यानी सिद्ध करता है। इसको जैसे छुइएगा ये इसका पूरा पत्ता वगैरह जो है वो सारे का सारे सिकुड़ जाता है, और जब सिकुड़ जाता है तो इसको बिल्कुल ये परमाणु जो कुंचन है, अनुकुंचन, इसके गति को बिल्कुल सिद्ध करता है, प्रमाणित करता है। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगा चलेंगे। क्लियर। चलिए बहुत अच्छे है, और हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन हमारा इस प्रकार रहता है कि वृक्क किस तंत्र का भाग है। बताइए, वृक्क जो है हमारे तंत्र का भाग है। कौन से तंत्र का भाग है, बताना है कि पाचन तंत्र का भाग है, परिसंचरण तंत्र का भाग है, उत्सर्जन तंत्र का भाग है, या श्वसन तंत्र का भाग है। तो जो वृक्क है हमारे शरीर के
ऊर्जा यानी उत्सर्जन तंत्र का सबसे प्रमुख जो है अगर तंत्र बात करें तो हमारा वृक्क ही है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा कि उत्सर्जन तंत्र का जो भाग है जो वृक्क है, जो वृक्क जो है उत्सर्जन तंत्र के सबसे प्रमुख और सबसे मेन रूप में आता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएं। और ये लगभग हम लोग पहला एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, तो पहले एक्सरसाइज में ही हम लोग उत्सर्जन की क्रिया पढ़े थे और उत्सर्जन के ही बारे में हम लोग पढ़े थे कि वृक्क जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख आता है, यानी उत्सर्जन तंत्र का जो हिस्सा होता है ना। चलिए बहुत अच्छे, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन हमारा आता है 34 नंबर। अब एक आता है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन नाम का जो इंजेक्शन होता है डॉक्टर देते हैं। अब कौन सी बीमारी, वो भी बीमारी बिल्कुल याद रखेंगे, एड्स में, बेरी में, घेंगा या मधुमेह में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो राइट आंसर आपका डी नंबर है, जो बिल्कुल सही जवाब है मधुमेह। और मधुमेह को हम लोग नाम से अगर बात करें, इसे हम लोग चीनी की बीमारी भी कहते हैं, चीनिया रोग है ना, चीनी रोग। बिल्कुल कुछ इलाके में, बहुत सारे इलाके में चीनी रोग हम लोग जानते हैं या मधुमेह रोग की जानते हैं कि मधुमेह की बीमारी है या चीनी की बीमारी है। चीनी रोग को ही हम लोग बोलते हैं मधुमेह, और ये इंसुलिन के कमी से होता है। और डॉक्टर जो है यानी चीनी पेशेंट को या मधुमेह जो पेशेंट है उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दे करके उनके इंसुलिन यानी कि चीनी की जो मात्रा है उसको कम करने में वो करता है। क्लियर। तो ये हमारा 34 का राइट आंसर हो जाएगा डी। तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगा चलेंगे। अब हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है खोपड़ी, हमारे शरीर के जो ऊपर वाला भाग है, जो माथा वाला भाग, इसको खोपड़ी कहते हैं। और एक खोपड़ी के अग्र मतलब आगे वाला जो सिरा है, आगे वाले सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। बताइए क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है, खून प्राप्त होता है, संकेत प्राप्त होता है या वायु प्राप्त होता है? तो ये आपको बताना है कि खोपड़ी के जो आगे वाला हिस्सा जो सिरा है, इसको हमारे शरीर के सारे भागों से क्या है जो यहाँ पर आता है, आप प्राप्त करता है। तो ये आपको बताना है कि जल तो प्राप्त करेगा नहीं, क्योंकि जल हमारे शरीर के पूरे भाग में है। तो जल की कमी अगर बात हो तो उसकी बात अलग हो, तो जल की भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर दिमाग के पास नहीं, खोपड़ी में नहीं आता। खून है, ये आता है लेकिन बहुत कम मात्रा में आता है, तो ये भी ज्यादा मात्रा में पूरे शरीर से दौड़ करके यहाँ नहीं आता। संकेत आता है, वायु आता है। तो ये इसका राइट आंसर जो होगा ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। संकेत आता है, जैसे मान लीजिए अगर खून के भी कमी होगा तो खून के कमी का खून का संकेत आएगा कि खून के कमी हो रहा है, तो इसका भी संकेत आएगा। हवा की अगर कमी होगा यानी ऑक्सीजन की कमी हो या जल के कमी हो, तो किसी प्रकार की भी अगर कोई कमी हो तो उन सबका संकेत केवल हमारे दिमाग के पास आता है। और हमारा दिमाग सोच समझ करके यहाँ तक इसे फैसला करता है कि इसको खून चाहिए, पानी चाहिए या क्या चाहिए, भूख प्यास वगैरह जो है, ये सारे के सारे संकेत के द्वारा होता है। तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आता है। हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 36 नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार के है। कहता है कि अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। बताइए क्या है? कहता अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए इनमें से आवश्यक है लोहा होगा, वसा होगा, प्रोटीन होगा या आयोडीन होगा। आपको बताते चले कि अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक जो होता है, जो हम लोग इसका एक और क्वेश्चन हम लोग देखे जिसमें सोडियम आपका था, और इसमें जो आपका राइट आंसर है जो सोडियम ना जाकर के क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोडीन, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अवटु ग्रंथि को और थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए उसमें सोडियम की जरूरत है और इसमें आयोडीन की जरूरत है, यानी सोडियम आयोडीन की जरूरत पड़ता है, आवश्यक होता है। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, लॉक लगाएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 37 नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार क्या है कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है। तो लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? वृषण में, पीयूष ग्रंथि में, अंडाशय में या तथा परावटु ग्रंथि में। तो इसका सही जवाब जो होगा तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, लीडिंग कोशिकाएं जो है ये अंडाशय में मिलता है, वृषण में मिलता है। ए नंबर ऑप्शन लीडिंग कोशिकाएं जो है ये हमारा ए नंबर ऑप्शन वृषण में मिलता है। क्या मिलता है? वृषण में। बिल्कुल याद रखेंगे, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? वृषण में मिलता है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे और 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का था ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक करता है। बताइए ऑक्सिन जो हार्मोन है, ऑक्सिन पादप हार्मोन है, ये पौधे को कौन से काम करने में सहायता करता है, किस क्रिया में सहायता करता है? वृद्धि में सहायता करता है, श्वसन में करता है, भोजन में करता है या जनन में करता है? तो इसका राइट आंसर है यानी पौधे के वृद्धि में करता है, यानी ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब। तो ऑक्सिन नाम के जो पादप हार्मोन है पौधे के वृद्धि करने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो गया। चलिए अब ज्यादा नहीं रह गया, अब बहुत कम रह गया क्वेश्चन।
तो हम लोग अगला नंबर यानी नेक्स्ट नंबर 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तंत्रिका तंत्र का भाग है। बताइए इनमें से तंत्रिका तंत्र का भाग कौन है? मस्तिष्क होगा, रीढ़ होगा, रज्जु होगा, या इनमें से सभी? तो इनमें तंत्रिका तंत्र का जो उदाहरण आपका बात करें या भाग की बात करें तो तंत्रिका तंत्र का जो भाग होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इनमें से सभी, यानी कि मस्तिष्क भी है, रीढ़ भी है और रज्जु भी हो जाएगा, यानी कि तंत्रिका तंत्र का भाग इनमें से सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल क्लियर। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा, चलिए आगे देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। और 40 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि एस्ट्रोजन, प्रोस्टेग्लैंडिन तथा रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। बताइए ये जो हार्मोन आपको दिख रहा होगा, तीन हार्मोन है ना? कहता है एस्ट्रोजन, कहता प्रोस्टेग्लैंडिन, रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये स्रावित होते हैं। बताइए कहाँ पे स्रावित होता है? अंडाशय में, वृषण में, एड्रिनल ग्रंथि से या अग्नाशय से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय से। क्या? ए नंबर ऑप्शन होगा अंडाशय से। बिल्कुल याद रखेंगे, ये जो अंडाशय से होगा तो अंडाशय बिल्कुल याद रखेंगे, अंडाशय से। और ये बिल्कुल जंतुओं का हार्मोन है ना, ये ना कि पादप का हार्मोन, ये जंतुओं का हार्मोन है जो अंडाशय से क्या होता है? स्रावित। ये स्त्रियों में पाया जाता है अंडाशय, तो स्त्रियों का है ना कि पुरुषों का हार्मोन है, तो स्त्रियों का हार्मोन है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। ये 40 नंबर कंप्लीट होता है ए। और अगला नंबर 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? तो अभी अभी हम लोग देखे थे कि इसी क्वेश्चन के, यानी कि अगर बैक वाले क्वेश्चन हम लोग देखें तो बैक वाले क्वेश्चन में 3 वो हम लोग देखे थे कि 3 हार्मोन दिया हुआ था, और वही 3 हार्मोन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और यही 3 हार्मोन जो है मादा जनन हार्मोन है, जो इनमें से सभी आपको ये तीनों हार्मोन जो है, यही तीनों हार्मोन आपको पिछले क्वेश्चन में था क्या? यानी कि एस्ट्रोजन था, साथ में प्रोजेस्टेरोन था और एड्रिनलियन था। और यही तीनों हार्मोन यानी कि इनमें से जो सभी हो जाएगा, ये सभी हार्मोन जो है ये मादा में यानी कि जननी में मादा यानी कि औरतों में ये पाए जाते हैं जनन हार्मोन के रूप में। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आता है। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन। और 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखिए कि कुछ जानवर जुआली करते हैं। आपको पता है ना जुआली, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो अवन करते हैं, यानी कि जुआली जो दिखे होंगे कि कोई जानवर अगर खाना खाया, यानी खाना जो गवत वगैरह खाने के बाद, कुट्टी हो या घास वगैरह खाने के बाद वो आराम से बैठ जाते हैं और आराम करते हुए वो चबाना शुरू करते हैं। और चबाते हैं तो बताइए चबाने का क्रिया करते हैं वो किस लिए करते हैं, क्या करने के लिए करते हैं? स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए यानी कि हेल्दी रहने के लिए करते हैं, या भोजन को पचाने के लिए करते हैं, दूध से दूध बनता है इसीलिए करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा भोजन को पचाने के लिए। अगर जो जानवर खाते हैं तो खाते समय वो बिल्कुल निगल जाते हैं, मुंह में लेगा निगल जाएगा, उसको बिल्कुल चबाते नहीं है, तो निगल जाते हैं। और निगलने के बाद आराम से जब बैठ जाते हैं, अब बैठने के बाद जो उसके पेट से भोजन मुंह में आता है और मुंह में तब जाकर के बाद में वो चबाते हैं, और चबा करके फिर पेट में वो निकल जाते हैं, यानी कि भोजन को चबाते हैं भोजन को पचाने के लिए। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगा चलेंगे हम लोग। अगला नंबर यानी 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और 43 नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, कहता है कि रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा होता है? रुधिर यानी कि जो ब्लड प्रेशर जो कहते हैं, रुधिर मतलब ब्लड होता है और दाब माने प्रेशर होता है, यानी ब्लड प्रेशर और हृदय स्पंदन, यानी जो हृदय भी स्पंदन करता है, ये धड़कता है, तो ये किस हार्मोन के द्वारा बढ़ जाता है? पता है कि प्रोस्टेग्लैंडिन के द्वारा करता है, एस्ट्रोलियन के द्वारा करता है, एड्रिनलिन के द्वारा करता है, या रिलैक्सिन के द्वारा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी नंबर ऑप्शन एड्रिनलिन, है ना, एड्रिनलिन के द्वारा करता है। कहता है रुधिर दाब और हृदय स्पंदन जो है वो किस हार्मोन के द्वारा बढ़ जाता है? एड्रिनलिन के द्वारा कर जाता है। क्लियर? तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग मारते चलेंगे, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आता है। अगर हम लोग देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्य का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर के अंदर विभिन्न यानी कई सारे विभिन्न जो है यानी कई सारे जैविक कार्य का नियंत्रण होता है। यानी जैविक कार्य का जो नियंत्रण होता है, बताइए किसके द्वारा होता है? तंत्रिका के द्वारा होता है, रसायनों के द्वारा होता है, तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न जैविक कार्य का जो नियंत्रण होता है वो तंत्रिका और रसायन दोनों के द्वारा होता है। यानी कह सकते हैं कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रिया जो होता है वो तंत्रिका और रसायन दोनों के द्वारा होता है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे यानी 45 नंबर क्वेश्चन। और ये 45 नंबर क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड है वो कौन से यानी किस प्रकार का रसायन है? पहला कहता है ऑक्सीजन तरह से
है ना, ऑक्जिन की तरह, जिब्रेलिन्स की तरह, साइटोकाइनिन की तरह या वृद्धि रोधक की तरह। तो एब्सिसिक एसिड जो है वो किस तरह का रसायन है, तो वृद्धि रोधक की तरह है, यानी कि वृद्धि करने से ये रोकने का काम करता है। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। तो बिल्कुल याद रखेंगे एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, तो वृद्धि रोधक ये हार्मोन है। क्लियर, चलिए तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। और अगला यानी 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 46 नंबर क्वेश्चन हमारा इस प्रकार के है कि बीज रहित यानी कि वैसा फल जिसमें बीज नहीं होते हैं उस वाले फल में यानी उस वाले पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं। बताइए कौन सा है जो सहायक होते हैं? साइटोकाइनिन सहायक होते हैं, ऑब्जीन सहायक होते हैं, जिब्रेलिन सहायक होते हैं, या ऑब्जीन एवं जिब्रेलिन दोनों सहायक होते हैं। 46 नंबर को जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों के दोनों सहायक होते हैं बीज रहित पौधों के उत्पादन में। तो यानी डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं ऑक्जिन और जिब्रेलिन्स, दोनों के दोनों क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन को भी लॉक लगाएंगे। और अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, और 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग इस प्रकार देखेंगे, यानी कि इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी बताना है। और ये आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि फल पकाने के लिए कौन सा इसमें से हार्मोन है, ऑक्जिन है, जिब्रेलिन्स है, एथिलीन है, या साइटोकाइनिन है। तो इसका जवाब आपको देना है कि कौन सा हार्मोन इसका सही जवाब होगा, कि इनमें से कौन सा फल पकाने वाला हार्मोन प्रयुक्त होता है, ऑक्जिन है, जिब्रेलिन्स है, एथिलीन है, या साइटोकाइनिन है। तो इसका सही, चलिए इसका सही जवाब जो है ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, किसका सही जवाब है ए, बी, सी और डी। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप लोग देंगे कि ए, बी, सी में से कौन सा जवाब इसका सही है। और जिसका कमेंट बॉक्स में अगर सही जवाब रहा उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आपका पीडीएफ हो या किसी प्रकार का कोई सहायता वो बिल्कुल आपको व्हाट्सअप किया जाएगा। और बिल्कुल आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद लास्ट वीडियो देखने के लिए। और आप सभी को ये बोलते चलेंगे कि अगर बिल्कुल एग्जाम तक बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगा हो लाइक करेंगे, और जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा शेयर करेंगे। अगले वीडियो के लिए नेक्स्ट दिन आपका इंतजार कीजिए। थैंक यू, बाय।